अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। सवाल दिया था कि क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2000। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह के इनपुट हो गए, ट्रांसफर इन भी है 22,000 और न्यू मटेरियल भी है। तो अब एक ये फर्क आ जाएगा कि उसमें इनपुट दो तरह के हो गए 10,000, बाकी वैसे ही है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000, नॉर्मल लॉस 500 और एब नॉर्मल लॉस 300, 30,200 ये आउटपुट है। इसमें कोई एतराज? इनपुट दो हो गए, ट्रांसफर इन भी इनपुट है और नया मटेरियल भी इनपुट है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइव होता और वेरिएबल दोनों से ना, तो मैं पहले एफ को से करता हूँ। चले कंप्लीटेड यूनिट्स 30,200 और ये तीनों में 100% आएंगे। क्लोजिंग 3,000, P1 में पूरे। न्यू मटेरियल इनमें डल चुका, कैसे? नया मटेरियल डलता है व्हेन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट, और ये कितने हैं? अच्छा, एक तो इस परसेंटेज के वाले से एक बात सुनिए, ये जो है ना न्यू मटेरियल कब ऐड हो रहा है और इंस्पेक्शन स्टेज क्या है, ये प्रोसेस की ड्यूरेशन के हिसाब से। जैसे अगर कहा है कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि अगर 10 घंटे का प्रोसेस चलना है तो 7 घंटे के बाद हम नया मटेरियल डाल देते हैं। इसी तरह इंस्पेक्शन स्टेज अगर 80% है तो इसका मतलब है कि अगर 10 घंटे का प्रोसेस है तो 8 घंटों बाद इंस्पेक्शन हो जाती है। और हमारी अजम्पशन ये चल रही है कि कन्वर्जन थ्रू आउट द प्रोसेस इवनली इनकर हो रही है, इसलिए जितना टाइम गुजरा हुआ होता है उतनी ही कन्वर्जन भी हो चुकी हुई है। ठीक है, जो कन्वर्जन है, अजम्पशन ये है कि ये पूरे टाइम में बराबर बराबर इनकर हो रही है। इसलिए अगर 60% टाइम गुजर चुका है तो इसका मतलब 60% कन्वर्जन हो चुकी है। तो ये जो आपको स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन दी होती है और इंस्पेक्शन स्टेज दी होती है, ये टाइम गुजरने के ही हिसाब से चीज़ है। और चूंकि कन्वर्जन के बारे में अजम्पशन ये है कि ये थ्रू आउट द टाइम बराबर हो रही है, इसलिए कन्वर्जन की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वही गुजरे हुए टाइम की भी पहचान है। तो यही वजह है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने % कंप्लीट है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो ये 75% तो ये है कि कन्वर्जन के एतबार से 75% कंप्लीट है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि टाइम भी 75% गुजर चुका हुआ है, इसलिए न्यू मटेरियल डल चुका हुआ है। और अभी तक जितना पड़ा है उसमें सवालों, और आगे भी ऐसे ही है, उसमें सवालों में ये चल रहा है कि मटेरियल वन सी डेल देंगे, यानी मटेरियल या तो पूरा डल चुका होगा या अभी नहीं डला होगा। इसलिए क्लोजिंग के अंदर न्यू मटेरियल डल चुका है तो फिर पूरा ही डल चुका होगा, इसलिए न्यू मटेरियल में इसके पूरे यूनिट्स लिखेंगे। और अगर अभी इसमें न्यू मटेरियल ना डला होता तो ना लिखते। कन्वर्जन 75, 3,000 3,000 और 2250। इस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे कोई एतराज? जी, P1 में ही आना ही आना है, क्योंकि दूध तो है ही है इनमें। जी
क्योंकि मैं अभी इस वक्त आपको F को से सॉल्व करके दे रहा हूँ। अच्छा, बाकी लोग भी सुने, सारे चूंकि वक्त में होश में नहीं होते, दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं होमवर्क F को वाले से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पहले। और EP में क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 300। P1 में तो ये है 300। और कैसे पता कि ये लॉसेस नए मटेरियल के बाद हो रहे हैं? क्योंकि लॉसेस की इंस्पेक्शन स्टेज उन्हीं की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है। तो लॉसेस जो यूनिट्स हैं ये 80% तक पहुंच चुके हुए थे, तो इनमें फिर नया मटेरियल भी डल चुका हुआ था 100%। और कन्वर्जन के एतबार से ये 80% कंप्लीट थे 240। ये लाइन आ रही नजर आती वाली। और उसके आगे जिनको नजर नहीं आ रहा तो खुद ही टोटल कर लो भाई, टोटल ही कर रहा हूँ। 33500, ये भी नजर आ रही लाइन? चलो ठीक है, नजर आ गई। ये 33500, ये भी वही है? अच्छा ठीक है। ये 32, ये EP है। अभी तो नहीं रहिएगा ताकि नोट करें बच्चे। और 7 500 इंटू 8 491 7। और इसका डिनोमिनेटर है 33500, 33500, 32690। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 14.66, 8.96, 23.25। यहाँ तक बताएं जी जिन्होंने किया है, इनको कोई भी एतराज़ परेशानी? सबका सब सही है, सबका। हाँ, जिन्होंने किया ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, कर ही लेंगे आप लोग।
ये है एफ को। है जवाब इसका, अगले सवाल में जवाब है इसका, बल्कि फाइफो पे ही इसका जवाब है। अभी फाइफो बना लूँ, उसका जवाब है। कन्वर्जन से नहीं माइनस करते, मटेरियल से करते हैं, और अब P1 से कर लें। हो गई बोर्ड की सैर। अब मैं फाइफो से करके दिखा रहा हूँ। जितना इस वक्त ये है नहीं, अगर फुल फ्लैश है तो 20 नंबर का भी आ चुका है। इतना जितना ये है, ये 11-12 नंबर का है। फाइफो से कर रहा हूँ। ओपनिंग की लाइन आ जाएगी। अब कितने हैं? 2000। अच्छा, इनमें न्यू मटेरियल अब लगा है या पिछले महीने लग चुका था? अब लगा है, तो न्यू मटेरियल में ये आएगा। कन्वर्जन पहले 60 था, अब 40 आएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन पे एतराज जी, मुझसे पूछे यार, मुझसे मैं बताऊँ। हाँ जी, पिछले महीने क्या किया है? हाँ नहीं, पिछले महीने इस पे P1 कॉस्ट लग चुकी थी ना। क्योंकि P1 के सामने इसके यूनिट्स नहीं आते। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कल समझाया था, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन में P1 के लिए सामने यूनिट्स नहीं आने। तो लिखने की मैंने लाइन नहीं लिखी, जगह भी लिखी मेरे पास। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इसको निकालने का आपको तरीका कहा था कि आप आउटपुट में से कितने 28 और बाकी ये ऐसे रहेंगे, तो टोटल हो जाएगा 31 33 31
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है स्टूडेंट का जो आना तो वैसे कुछ दिन पहले चाहिए था, जब मैं आपको प्रोसेस 1 में ही रहते हुए सारे वो लॉसेस सब मिक्स कर चुका था। एक सवाल तब आना चाहिए था, लेकिन चलें अब आया, बाकी लोग भी सुने, सवाल अच्छा है। सवाल ये है कि ये जो नॉर्मल लॉस या लॉस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं, इनमें से भी हैं कुछ या नहीं हो सकते? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस महीने इंस्पेक्ट हुआ है कि पिछले महीने हो गया था? इंस्पेक्ट इस महीने हुआ, वो इस महीने हुआ भाई, 80% इंस्पेक्शन स्टेज है। जब प्रोसेस 1 पढ़ाते हुए भी इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते थे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो उन इंस्पेक्टेड यूनिट्स में कहीं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स नहीं आए हुए हैं, और उसके ऊपर परसेंटेज लगी तो नॉर्मल लॉस आया। ये करने से हम जब ये कर रहे हैं ना, ये तो हम ये कह रहे हैं कि जो 30-200 बने, इनमें से 2 तो ये पूरे एज इट इज हैं। FIFO मेथड में जब स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड निकालते हैं आउटपुट में से ये माइनस करके, तो ऐसा करना ये शो कर रहा है कि वो 2000 तो बने ही बने हैं, बाकी फिर नए वालों में से बने। ये प्रोसेस 1 में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, तो हमारा ये करना शो कर रहा है कि ये 2000 तो पूरे बन ही गए हैं, तो क्या उनमें से कोई लॉस नहीं हुआ होगा? पता नहीं यार क्या बातें हो रही हैं। पिछले 2-4 दिन 3 दिन की जिंदगी के अंदर इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाले कभी हमने? इनमें कभी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा? बिल्कुल लिखा। अभी अगले सवाल में मैं डाल दूंगा इंस्पेक्शन। मिसाल के तौर पे 4000, इनपुट 20000, ये ऐसे ही ले रहा हूं मैं फिगर। क्लोजिंग 1500, इंस्पेक्टेड यूनिट्स 22500। अगर नॉर्मल लॉस 10% है तो 2250। इस 2250 को निकालने में इस पे नहीं लगा हुआ 10%, लगा हुआ है। यानी हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें से भी ज़ाया होंगे। ये हमारी कैलकुलेशन शो कर रही है कि इसमें से भी ज़ाया होंगे, जबकि हमारा ये काम कर देना क्या शो कर रहा है कि 2000 तो पूरे बने ही हैं, तो इसमें से क्या कुछ ज़ाया नहीं हो सकता? हो सकता है। सवाल समझ आया तो मैं जवाब देता हूँ, नहीं समझ आया आप भी कुछ ऐसा ही पूछ रहे थे। तो इसका जवाब ये है कि इसमें से फिर कितने ज़ाया हुआ है? इसमें से कितने हैं? ये 300, कितने इसमें से, कितने इसमें से? कोई पता नहीं। इस कैलकुलेशन में इसके ऊपर 10% लगाने से ये लग रहा है कि इसमें से 10% ज़ाया होने थे, बाकियों में से भी 10। ये सिर्फ एक जस्ट कैलकुलेशन थी, जो एक नंबर बस कैलकुलेट करना था। जैसे अगर ये एस्टीमेट करना हो कि इस क्लास में से, नहीं आप तो सारी पास हो जाएंगे, वैसे बता रहा हूँ, वैसे एक क्लास में से अगर ये कहना जी 20% लोग फेल हो जाएंगे, आप नहीं, आप तो सारे पास हैं, वैसे मिसाल दे रहा हूँ। अगर ये कैलकुलेट करना हो कि इस क्लास में से 20% लोग पास हो जाएंगे, तो कितने स्टूडेंट्स नहीं मैंने क्या कहा 20% फेल हो जाएंगे, तो उनकी तादाद कैसे कैलकुलेट करूँ? ये तो मैंने कहा ना 20%, कितने तादाद के ऊपर। देखिए मैंने इस वक्त बात एक ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये शक पड़ सकता है, जैसे स्टूडेंट ने पूछा कि जो ओपनिंग वाले थे क्या उनमें से कुछ ज़ाया हुए हैं इस महीने, ये बात डिस्कस कर रहा हूँ उस वक्त। अगर ये बात ना समझ आए किसी को तो कोई मसला नहीं है, जैसे सवाल चला रहे हैं वैसे चलते रहेंगे सवाल। तो इस सवाल की को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस वक्त। समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर। सवाल मैंने दोबारा करता हूँ, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे नॉर्मल लॉस की वर्किंग में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स लिखना ये इंप्रेशन दे रहा है कि इसमें से भी ज़ाया होने चाहिए थे, जबकि हमारा FIFO मेथड में ये हरकत करना क्या शो कर रहा है कि इन 2000 में से कोई ज़ाया नहीं हुए। ये बात सबको समझ आई? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यों है कि इसमें से कोई ज़ाया नहीं हुए, और अगर इसमें से नहीं ज़ाया होने थे तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल है। पहली बात तो ये कि ये कैलकुलेशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं ओपनिंग में से ज़ाया हो जाएंगे। कैसे? अब इसकी मिसाल कि इस क्लास की तादाद अगर 120 स्टूडेंट्स हो और ये एस्टीमेट करना हो कि 20% लोग फेल हो जाएंगे, आप में से नहीं होंगे, आप सारे पास हैं, आप पास हैं सारे। 120 की तादाद में से 20% लोग फेल हो जाएंगे,
तो कितने हैं जो फेल हो जाएंगे? 120 का। अच्छा अभी 120 कौन है? 120 सब ना, सब। इन सब के ऊपर 20% लगाना, बस 24 की एक तादाद कैलकुलेट करना है। ये 20% किस पे लगाया है? सब पे। अच्छा अब इसमें जो लोग पास होने वाले होंगे जी हम पे क्यों लगा रहे हैं 20%? इनमें से जो बच्चे जो पास, उनको पता, उनको भी पता है पास हो जाएंगे, मुझे भी पता है पास हो जाएंगे और वाकई पास हो जाएंगे, तो फिर वो इतराज करें कि हम पे 20% क्यों लगा रहे हैं? तो हम पे 20% लगाने का मतलब है कि हम में से फेल हो जाएंगे। ये तो सिर्फ एक तादाद तक पहुंचना है। देखिए 120 लोगों में से अगर 5% फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल में से थोड़ा थोड़ा फेल हो रहा है। लेकिन नंबर कैलकुलेट करने के लिए उस 20% को अप्लाई तो किसी पे करना था ना। किस पे करना था अप्लाई? टोटल 120 पे। तो पूरे 120 में अच्छे बच्चे भी हैं, बुरे बच्चे भी हैं और बहुत ही बुरे बच्चे भी हैं। तो इस पूरे 120 पे 20% लगाने का मतलब ये नहीं है कि उन अच्छे में से भी 20% फेल होने वाले हैं। देखिए ये तो बस पूरी क्लास की तादाद के बारे में अंदाजा था कि पूरी क्लास में से 20%, जो पेपर देगा 20% फेल हो जाएगा। हालांकि ऐसा है कि जो अच्छों का ग्रुप होगा वो सारे पास होंगे, जो दरमियाने से होंगे उनमें ज्यादा पास होंगे, कम फेल होंगे, और जो बिल्कुल फारे होंगे वो सारे ही फेल होंगे। लेकिन सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए पूरी तादाद पे 20% लगा दिया। तो इस पूरी तादाद पे 20% लगाने का ये मतलब है कि जो अच्छे वाले उनमें से भी 20 लाजमी फेल होने? नहीं, बस ये कैलकुलेशन थी। तो इसी तरह से इस कैलकुलेशन का ये मतलब नहीं है कि लाजमी इनमें से भी लॉस होने। ये तो बस पूरी क्लास की तादाद है, समझ लें। अब इस मसले का जवाब कि इनमें से कोई लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, ये इतना मुश्किल हो जाएगा काम कि इसमें से हम कहें कि अच्छा इसमें से कुछ जाया हो रहे हैं, बाकी इनमें से हो रहे हैं। अच्छा कितने उसमें से हो रहे हैं पता नहीं ना, चलो 40 रख लें, नहीं 35 कर लेते हैं। अच्छा 70, 75, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस मुश्किल की वजह से बेकार फायदा कोई नहीं होगा, अजीब मैस मच जाएगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ये है कि इनको तो हिफाजत से पहुंचाओ ना बाहर, वरना बेकार का मैस मच जाएगा। बेकार का मैस मच जाएगा कि फाइफो में लॉस किन में से है, वेटेड एवरेज में लॉस किन में से है, तो इसमें बजी अजीब सी मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए एज अ प्रैक्टिस इनमें से कुछ जाया नहीं होता, ये बाहर निकल जाते हैं, बाकियों में से जाया होता है। जी ये बस इस सारी प्रोसेस कॉस्टिंग की एक अजम्पशन कहने एक प्रैक्टिस है कि इसको लॉस करने से मुश्किलें बिला वजह बढ़ जाएंगी, उसका हल निकलने की बजाय मैस मच जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस सब नए वालों में से ही, ठीक है। चलें, जिनको कुछ समझ नहीं आया वो पिछले 5-10 मिनट जिंदगी से डिलीट कर दें, बेअहमी बेकार बात थी। ये हो गया फाइफो का सलूशन और इसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में एक तो होंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जिनमें पहले आएगा बीडी जो कि है 45 और 105। फिर इस पे इस महीने न्यू मटेरियल लगा 2000 इंटू 179। फिर इन पे कन्वर्जन लगी 800 इंटू 177। ये हो गई ओपनिंग और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। टू 200 इंटू तीनों 127,887।
नहीं, ये 5 4। ये बिल्कुल स्लो स्लो सारा बोर्ड। ये तो डिपेंड। अच्छा ये बात बाकी भी सुने, ये अक्सर मैं कहता रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि कॉस्ट का पेपर मार्क करना ना कंप्यूटर ने नहीं करना, वो इंसान ने करना है। और अगर वो इंसान का बच्चा हुआ तो अच्छा ही करेगा मार्क। और उसका तरीका ये है कि अगर बीच में कहीं गलती हो गई, जैसे इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने थे और नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होना था, ये फिगर गलत निकली। अब जब ये फिगर गलत निकली तो फिर ये भी गलत निकला, इसका टोटल भी गलत निकला, कॉस्ट पर यूनिट भी गलत निकली, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन भी गलत निकली। लेकिन ये सारे नंबर नहीं कट जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का अगर एग्जामिनर ने 2 नंबर 3 नंबर रखे हुए थे, सिर्फ वो 2-3 नंबर कटेंगे। अब जो स्टूडेंट ने बेशक गलत निकाला, लेकिन वो फिगर जब यहां लिख दी और उसके मुताबिक बाकी सॉल्यूशन सॉल्व हुआ और वो सही हुआ, तो बाकी सारे मिलेंगे नंबर। अगर मल्टीपल गलतियां, प्लस की बजाय माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, मल्टीपल गलतियां, तो फिर मल्टीपल नंबर कट रहे होंगे। नहीं, ऐसे नहीं कहेगा, इसको तो आता ही कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होता। अगर सारा कुछ गलत है फिर भी कॉस्ट पर यूनिट जो निकाल ली है उसको यहां सही इस्तेमाल कर लिया, तो इसके मिलेंगे नंबर। कौन सा? वो नहीं पढ़ा है, भी नहीं पढ़ा है। नोटेड। एक और सवाल लिखें। नहीं अभी है जी, अगला क्या शुरू करा? अच्छा फिर ना लिखें, पास पेपर के सवाल क्या है जी? हाँ तो आए ना, पास पेपर पे आए, और पास पेपर पे आइए ऑटम 2016, ऑटम 2016, क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम यानी सितंबर, सितंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये बेला एंटरप्राइजेस के नाम से सवाल है। जी ऑटम 2016। अच्छा अब इस सवाल में जो रिक्वायरमेंट है उनमें से कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगी आपको अभी, तो आप अभी ये काम कर रहे हैं, आप लोग अभी, कल मैंने इसका सोल्यूशन दिया था और वो सोल्यूशन इसलिए दिया था क्योंकि आईकैप ने इसको सॉल्व किया हुआ एक डिफरेंट कंबाइंड तरीके से, आंसर यही आ रहा है, लेकिन मैंने फिर उस फॉर्मेट से सॉल्व कर दिया जैसे आपको सिखाया। आंसर वही है जो आईकैप का है, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट से सॉल्व करके कल आपको सोल्यूशन दिया था और ऑनलाइन वालों के लिए उनके कोर्स में रखा सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन आपको मैंने कल दिया था, उसको अभी साइड पर छुपा के रखें। पहले आप इस सवाल को अभी सॉल्व कर रहे हैं, मैंने तो कहीं नहीं था करने को। अच्छा बच्चों को कहा था। कितने लोगों ने किया है सवाल? हाँ तो थोड़े ही, आप लोग फिर गेम से खेल लें मोबाइल पे तब तक। इस क्वेश्चन का पार्ट ए करना है आपने और पार्ट बी करना है, सी अभी नहीं कराया, तो ए और बी आप अभी सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी आप अभी सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी करिए, 10 मिनट बहुत हैं इसके लिए, फिर मैं पॉइंट नंबर 5 समझाऊं। हैं ए और बी दोनों कहे मैंने। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आती हैं
कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आती है, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आती है। यानी पार्ट बी में उसने आपसे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ही एक तरह से मांग ली है। पार्ट ए तो ईपी मांगा है और पार्ट बी में टेक्निकली स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन मांगी है। तो ये सवाल आप लोग अभी करिए, 10 मिनट बहुत हैं। और इंस्पेक्टेड यूनिट्स अब आपकी अकल पे छोड़ा है। एक बार आप ये सवाल सॉल्व कर लें, फिर मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स का भी फार्मूला बना के दे दूंगा। जो पहले सीखा था वो प्रोसेस 1 में सीखा था, अब प्रोसेस 2 में इंस्पेक्टेड यूनिट्स फिलहाल तो आपकी अकल पे डिपेंड कर रहा है। फिर एक बार सवाल करने तो मैं इसका फार्मूला भी बना देता हूँ।
10 मिनट हो गए। बस छोड़ने पर होमवर्क कर लेना, छोड़ें इधर सुने, ये बात पूरी नहीं हो सकेगी फिर। पॉइंट नंबर 5, बस छोड़ दें, होमवर्क करना उसको। अच्छा, जिन अच्छे बच्चों ने कर लिया था, बहुत ज़्यादा मसले, ठीक है, फिर गंदे बच्चों को भी नहीं आएंगे, कर लें आप, होमवर्क कर लें, फिर इसको मैं कल कर लेता हूँ डिस्कस। और इंस्पेक्टेड यूनिट्स आपकी अकल पे छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज एक फार्मूला कल बता दूंगा। पहले जो फार्मूला इंस्पेक्टेड यूनिट्स का बताया था वो प्रोसेस 1 के हवाले से था, अब प्रोसेस 2 में वो चेंज भी होगा, एडिशनल मटेरियल आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर की डिस्कशन में,
डिनोमिनेटर, जी जी जी, डिनोमिनेटर की डिस्कशन में 4 पॉइंट तक कर लिए थे। वो जो छोड़े हुए पेजेस हैं उनमें 4 पॉइंट तक लिख लिए थे, 5वें के लिए जगह छोड़ी हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। इफ लॉसेस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन देन AL या AG यूनिट्स की लाइन विल बी शोन इन EP कॉलम्स। अब लॉसेस कब हो रहे हैं? नए मटेरियल से पहले, यानी फ्लेवर डलने से पहले। अच्छा, अब जो मैं इधर बात समझा रहा हूँ, ये मेरी कोशिश तो है कि मैं इसको आज पूरी कर पाऊँ, लेकिन फिर भी इसका न्यूमेरिकल मैं आज नहीं, वो कल ही कर पाऊँगा। अब आप अगर आसानी से कर सकें तो अब से ऑनवर्ड मेरी वॉइस भी कोई 1-2 लोग रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप घर जाकर इसको बार बार सुन लें। ऑनलाइन वालों के पास तो लेक्चर ही है। मैं चाहता हूँ ये बात आप बार बार सुने, ताकि आपको ये जो पॉइंट समझाया है ये कल तक भूल ना गया। उसका न्यूमेरिकल मुझे लग नहीं रहा कि मैं पूरा कर पाऊँगा आज, लेकिन जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो कर लूँ। अगर लॉसेज नए मटीरियल से पहले हो रहे हैं तो T1 वाला कॉलम, न्यू मटेरियल वाला कॉलम और कन्वर्जन वाला कॉलम, न्यू मटेरियल कॉस्ट इन पे लग चुकी है। जो यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस हुए हैं उनमें फ्लेवर की कॉस्ट लग चुकी। क्यों? क्योंकि उससे पहले। तो फिर उस फ्लेवर कॉस्ट के डिनोमिनेटर में अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आने चाहिए? नहीं आने। देखिए, हम ये जो बना रहे हैं ये कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड करना है इससे। तो कॉस्ट पर यूनिट, न्यू मटेरियल कॉस्ट, फ्लेवर की कॉस्ट के डिनोमिनेटर में ये वाले यूनिट्स आने चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि उन पे ये नहीं लगी है कॉस्ट, तो नहीं आने चाहिए। अच्छा, कन्वर्जन में, कन्वर्जन शुरू से पहले दिन से वैसे ही चल रहा है, ये जैसे पहले सीखा, क्योंकि कन्वर्जन तो इनमें लगी, ये जैसे पहले कर रहे थे। अच्छा, मिल्क कॉस्ट इन पे लगी होगी। हाँ, तो मिल्क कॉस्ट के डिनोमिनेटर में आने चाहिए। ये तो की है मैंने, बिल्कुल अभी भी मैंने की। प्रोसेस 1 कॉलम में भी इसके यूनिट्स नहीं आएंगे, हैं जी? क्यों? अच्छा, ये जो क्यों है ये मैं समझा जरूर रहा हूं, ना समझ आया तो करना तो ऐसे ही कि जब आप ईपी कॉलम, ईपी बना रहे होंगे तो एबनॉर्मल लॉस की लाइन में इधर भी नहीं लिखना, इधर भी नहीं लिखना। बेशक इसमें बिल की कॉस्ट लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपने यहां यूनिट्स नहीं लिखने, नहीं लिखने, कसम है आप नहीं लिखने, आप ये नहीं लिखने, ठीक है? नहीं लिखने हैं, नहीं लिखने, यहां नहीं लिखने। चले, अब मैं आपको उसकी वजह समझाता हूँ। वो वजह मुश्किल है, लेकिन पहले की तरह मैं आपको कोशिश पूरी करता हूँ अपनी तरफ से कि लॉजिक सही समझाऊँ। अच्छा, ये क्या बात हो रही है? अगर लॉसेस न्यू मटेरियल से पहले हैं तो ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर के लिए जो जगह छोड़ी हुई थी, ये डिनोमिनेटर के नोट्स पूरे हो गए। अब मैं नॉलेज के लिए इसकी वजह बताने लगा हूँ। प्रोसेस 2 में ट्रांसफर, बल्कि ये वही वाली मिल्क वाली बात यूज़ कर लेता हूँ। मिल्क इनपुट हुआ है प्रोसेस 1 से 10,000 kg, और ये है बल्कि वही फिगर भी ले लूँ, 3,000 का, 1,000 था, 3,000 था। और फिर न्यू फ्लेवर ऐड हुए 1,000 kg, और ये 4 लाख का।
अभी वर्क इन प्रोसेस कुछ नहीं है, लॉस हो गया और ये सारा का सारा एबनॉर्मल था। पहले एबनॉर्मल का लॉजिक ताकि समझ आ जाए, फिर नॉर्मल उसके बाद डालेंगे। जो लॉस हुआ वो सारा एबनॉर्मल ही था और लॉस निकाल देते हैं 300 के लिए। आउटपुट 3700 के लिए। और इस महीने कन्वर्जन हुई 1.5 लाख रुपए। ये एक डेटा है, नहीं है ही नहीं नॉर्मल, सोचा ही नहीं था कि नुकसान होगा, तो जो भी हुआ वो सब एबनॉर्मल। अब ये जो एबनॉर्मल है ये है 50% कंप्लीट, यानी इंस्पेक्शन स्टेज 50%, तो ये 50% कंप्लीट थे। और न्यू मटेरियल ऐड होता है when process is 60% complete। ये डाटा है। कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट का ये निकालने लगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं। मिल्क के लिए क्या करूं, 3 लाख डिवाइडेड बाय, अच्छा ये नहीं बताया अभी, ठीक है, ये नहीं बताया। 3 लाख डिवाइड बाय, इस पे मिल्क कॉस्ट लगी है, इस पे हाँ, तो 3700 भी और 300 भी, 75। फ्लेवर 4 लाख डिवाइडेड बाय, इन पे लग चुकी है, इन पे नहीं, तो बस ये डिनोमिनेटर कितना 108.11। कन्वर्जन 1.5 लाख डिवाइडेड बाय ये पूरे और ये 150, 38.97, ठीक है, 9697 कुछ। अभी तक जो किया ये मैंने नहीं बताया, ठीक है, मैं आपको इसकी लॉजिक समझाने लगा हूँ। अभी तक जो किया उस पर कोई एतराज है तो बोले। मैंने वही जो आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इसके डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने चाहिए जिन पे ये खर्चा है जी। ये 300 किलो फीके दुनिया से चले गए, इनकी जिंदगी में रंग भर गया था, फ्लेवर नहीं ऐड हुआ ना, क्योंकि फ्लेवर ऐड होना था यहाँ आके, तो इसमें फ्लेवर नहीं ऐड हुआ, तो ये खर्चा इन पे नहीं आया हुआ, सिर्फ इन पे आया हुआ है, इसलिए डिनोमिनेटर में 3700। यहां तक ओके? अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पे आते हैं, और इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 3700 इंटू 75 प्लस 108.11 प्लस 38.9 और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो इसमें क्या आएगा, P1 यानी मिल्क कॉस्ट 300 इंटू 75 और न्यू मटेरियल कॉस्ट नहीं, इन पे तो लगी ही नहीं, और कन्वर्जन 150 इंटू 38.97, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, ये नोट कर लिया था, ये रश मीटर, यहां तक भी ओके, यहां तक एतराज? ये पर किलो दूध कितना बना, 100। ये 100 क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो दूध के 1 किलो में कॉस्ट है दूध की, और ये प्रोडक्ट के 1 किलो में दूध की कॉस्ट है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट दूध नहीं रहा है, अब ये फ्लेवर्ड मिल्क बन गया, मिल्क शेक बन गया, तो प्रोडक्ट के 1 किलो में ये दूध की कॉस्ट है, और ये दूध के ही 1 किलो में दूध की कॉस्ट है, ओके। ये जो नॉर्मल लॉस 300 किलो जाया हुआ,
ये तो है ही सारा दूध, या मिल्क शेक है? ये सारा दूध है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेवर अभी ऐड ही नहीं हुए थे। तो जब ये है ही 300 किलो का 300 किलो दूध, तो ये 75 रुपए किलो है, तो फिर ये 75 लगा दिया, गलत हो गया ना। दोबारा, ये जो नॉर्मल लॉस है ये मिल्क शेक नहीं है, ये हाँ मिल्क शेक है। और ये जो मैं इस पर पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं वो हाँ इस मिल्क शेक की ही निकाल रहा हूं कि मिल्क शेक का 1 किलो में इतने रुपए का दूध है, इतने रुपए के फ्लेवर है, इतने रुपए कन्वर्जन है। लेकिन ये जो 300 किलो है इनमें फ्लेवर ऐड नहीं हुआ, तो ये तो है ही सारा का सारा दूध जो है ही 100 रुपए किलो। तो इस पे 75 रुपए लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि 75 रुपए क्या था? मिल्क शेक के 1 किलो में दूध की कॉस्ट। हालांकि ये तो है ही नहीं मिल्क शेक, ये तो है ही सारा दूध, तो ये सारा का सारा 100 रुपए किलो वाला है। तो यहां पर 75 नहीं आना चाहिए, यहां पर 100 आना चाहिए। ये बात यहां तक ओके? ये 75 ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये मिल्क शेक है। यहां पर हमने 75 यूज नहीं करना, ये 100 है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मिल्क है। ये पर यूनिट कॉस्ट हमने किसके लिए कैलकुलेट की है? प्रोडक्ट के लिए, मिल्क शेक के लिए। इसलिए इस 75 को यहां यूज नहीं किया, ये 100 आना चाहिए। यहां तक ओके? अब मैं कहता हूं ये 75 भी हमने गलत निकाल दिया है। हाँ जी, हाँ जी। इस कॉलेज के कॉस्ट के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज का पर स्टूडेंट कॉपीज का खर्चा कितना आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाए? टोटल कॉस्ट की कॉपीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट के स्टूडेंट्स। तो निकल आया कि पर स्टूडेंट कॉलेज को कॉस्ट की कॉपीज कितने रुपए कॉस्ट करती हैं? 250 रुपए निकल आया। अब यही 250 रुपए का इस्तेमाल किसी स्कूल में भी खर्चा निकालने के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वो केमिस्ट्री बायो की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ यहां पर सीमैक के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो वो जो पर यूनिट पर पर्सन रेट निकाला गया है खर्चे का, वो इन्हीं लोगों के लिए ही काम का है या मैट्रिक के लिए भी काम का है? ये जो 75 रुपए का 108 का 38 का जो रेट निकाला गया है, ये किसके लिए है? ये किसके लिए इस्तेमाल करना है? प्रोडक्ट के लिए ना, इसके लिए तो नहीं कर रहे ना इस्तेमाल। इसके लिए 75 नहीं कर रहे ना इस्तेमाल। इस कॉलेज के कॉस्ट नहीं, इस कॉलेज के सीमैक के स्टूडेंट्स के लिए कॉपीज का खर्चा कितना है? इस कॉलेज के सीमैक की कॉपीज का खर्चा डिवाइडेड बाय इस कॉलेज के सीमैक के स्टूडेंट्स। ये खर्चा स्कूल की बायो की क्लास पे क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो निकाला ही सीमैक के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जब ये खर्चा निकाला जा रहा था तो डिवाइडेड बाय सिर्फ सीमैक के स्टूडेंट्स, या वो स्कूल के बायो के बच्चे भी डाल लें? वो स्कूल के बायो के बच्चे क्यों ना डाल लें? क्योंकि ये रेट उनके लिए हम इस्तेमाल ही नहीं करने लगे। ये रेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम किसके लिए इस्तेमाल करने लगे? प्रोडक्ट के लिए ना। ये वाली लाइन खास तौर पे हम प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करने लगे। क्या इसके लिए भी, मिल्क के लिए हम यही वाली फिगर यूज करने लगे? तो जब वो इसके लिए यूज ही नहीं करना, तो इसकी कैलकुलेशन के डिनोमिनेटर में इसके यूनिट्स भी क्यों डालें? मेरी बात दोबारा सुनिए। जब मैंने इस 75 रुपए को यहां इस्तेमाल करना है, यहां इस्तेमाल नहीं करना। क्यों इस्तेमाल नहीं करना? क्योंकि वो मिल्क शेक के 1 किलो की कॉस्ट निकाली जा रही है, जबकि ये है ही सिर्फ दूध। तो मैंने यहां 75 नहीं 100 यूज करना है। जब मैंने इस पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन के लिए ये वाली लाइन यूज ही नहीं करनी, तो इसकी कैलकुलेशन में इसके यूनिट्स क्यों इस्तेमाल करूं? तो यहां डिनोमिनेटर में ये नहीं लिखेंगे, ये 300 नहीं लिखेंगे। ये मैंने यहां पर काटा लगाया था कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए P1 वाले कंपोनेंट के डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, इसलिए यहां काटा लगाया। ठीक है, यहां तक ठीक है? अच्छा, अब ये आंसर जो आएगा वो सही आएगा। अब भी ये गड़बड़ है यहां। क्या कि ये सारा 3 लाख सिर्फ इनके लिए थोड़ी है। इस 3 लाख में वो 300 किलो का भी तो है, तो फिर उसका खर्चा भी निकाला यहां से। 100 रुपए किलो वाला ये निकाल दे। देखें ये क्या है? ये उन जाया होने वालों का दूध का खर्चा है। तो जब मैं ये कैलकुलेशन इसके लिए यूज ही नहीं करने लगा, डिनोमिनेटर में इसके यूनिट्स ही नहीं लिखने लगा,
तो फिर न्यूमरेटर में उसका खर्चा भी क्यों लिखें, तो हम ये यहां से निकाल लेंगे। $70.9 ये है अब सही। ये अब सही है। तो जो अब इसकी समरी, जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, चूंकि ये प्रोडक्ट के लिए निकालनी है, इस कॉस्ट कैलकुलेशन में ये वाली लाइन चलो ठीक है यूज कर लेंगे, ये तो कन्वर्जन की, लेकिन इस लाइन को हम यहां यूज नहीं करने लगे। जब इसके आंसर को यहां यूज ही नहीं करना तो उसकी कैलकुलेशन के डिनोमिनेटर में इसके यूनिट्स भी क्यों लिखें, और जब इसके यूनिट्स ही नहीं लिख रहे तो न्यूमरेटर में उन पे आने वाला खर्चा भी क्यों लिखें। तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए P1 वाले कंपोनेंट के डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं आने, इसलिए यहां काटा लगाया था। और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए जो इसका न्यूमरेटर है, इसमें से भी हमें कुछ माइनस कर देना है। इसको मैं कल एक फार्मूले की शक्ल दे दूंगा, ताकि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट ना भी याद रहे, मैं एक फार्मूला बना दूंगा। अभी वो फार्मूले का टाइम नहीं बन सका, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया हूं कि आप इसको पिक्चर ले लें, नोट कर लें। रीजन बताई है कि यहां पर काटा क्यों लगाया था P1 वाले कॉलम में, और ये जो काम किया ये, इसके लिए मैं कल एक फार्मूला बना दूंगा आपको। हर बार क्यों चेंज होती है? तो हमने एबनॉर्मल लॉस के डाटा को ही निकाल दिया। एबनॉर्मल लॉस कम ज्यादा होगा तो हमने सबको चीज को ही बाहर निकाल दिया, अपनी कैलकुलेशन को खराब करने से ही हटा दिया उसे। कॉस्ट नहीं चेंज होती रहेगी बार, उस गंद को हटा दिया यहां से। चले कल फिर इंशाल्लाह मैं इसी का फार्मूला बना के तो न्यूमरेटर का जो पेज छोड़ा हुआ है वो पूरा करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।